हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आज है जुडिशरी पढ़ना में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पढ़ लिया है, एग्जीक्यूटिव स्टेट का भी, यूनियन का भी, और लेजिस्लेचर भी स्टेट का और यूनियन का। ठीक है, दोनों पढ़ लिए। अब हमें क्या पढ़ना है, जुडिशरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि जुडिशरी जो है वो हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट है। और हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ये हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से लिया है इस चीज़ को कि जुडिशरी जो रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी। तो इस पर पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल टुगेदर प्रोवाइड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द हायर जुडिशरी। तो हायर जुडिशरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है ना, जो कि हायर जुडिशरी है हम लोगों के कंट्री में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू करा सकती है ना हाई कोर्ट से, उनके जो भी जजमेंट्स हैं। ठीक है, उनका वो रिव्यू कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया है, आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये हक है कि वो रिट्स जारी कर सके, किसके प्रोटेक्शन में, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में। और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को ये मिला हुआ है पावर कि वो रिट्स इशू कर सकती है। लेकिन इनके हाई कोर्ट के पास है ना सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है इन केस ऑफ रिट्स इशू करने में। ये रिट्स इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स के लिए भी। ठीक है, तो ऐसा बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, लेकिन हम ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के पास जो है वो रिट्स इशू करने के मामले में ज़्यादा पावर है इन कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली of legislative enactments and executive orders of both the central and state government is known as। तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉज बनाती है, ठीक है, वो लॉ कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर्स के खिलाफ तो नहीं है। इस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस कौन करेगी, ये काम होता है जुडिशरी का, है ना। और इसी को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, और ये जुडिशरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट का कर सकती है, दोनों का कर सकती है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कंट्री में कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, मीन्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अंडर विच आर्टिकल इट इज़ हेल्ड दैट होल प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट कैन बी हेल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो कौन सा आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि जो हमारे कोर्ट का जो भी प्रोसीडिंग्स है ना, वो पूरा प्रोसीडिंग कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में चल सकता है। ये आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है। हु कैन फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो हम लोग जैसे कि कोई भी पर्सन है वो PIL फाइल करता है। ठीक है, तो PIL जो फाइल करने का जो हक होता है वो किसको है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो पर्सन कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है वो PIL फाइल कर सकता है। ठीक है, और PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, तो हम एक तरीके से एक ग्राफ के पर इससे समझ लेते हैं कि ये जुडिशरी के कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहले तो जुडिशरी इन इंडिया कौन कौन, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 2 तरीके के वहाँ पे जजमेंट सुनाए जाते हैं। पहला तो हो गया कि सिविल से रिलेटेड और दूसरा क्रिमिनल रिलेटेड। ठीक है, और सिविल से जो भी रिलेटेड, जैसे कि सिविल रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी के बीच में लैंड डिस्प्यूट है ना, उसको अगर सुलझाना है तो वो सिविल वाले में आएगा। क्रिमिनल में क्या हुआ कि कोई मर्डर वर्डर है तो उस केस में आएगा ना, तो यहाँ पे कोई क्राइम कमिट हुआ है उस केस में, ये इसका फैसला कहाँ पे होगा, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट में। इसको या फिर उसके नीचे और कौन सा होता है, मुंसिफ्स कोर्ट। इसमें क्या होता है, क्रिमिनल साइड वाले में उससे सबसे पहले कहाँ पे होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, या उससे भी पहले हो सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वन में सबके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो कि हमारे कंट्री का हाईएस्ट बोल सकते हैं एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच एक्ट। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत ये इस्टेब्लिश किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का होना कंपलसरी है। ये आर्टिकल 124 में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनएगुरेटेड इन विच ईयर। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसका इनएगुरेशन कब हुआ था, ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को।
विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट इससे डील करता है कि और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्गेनाइज कराना है ना, वो इंडिपेंडेंट होगा, उनका क्या क्या, वो किस किस क्षेत्र में वो जुरिस्डिक्शन इशू कर सकते हैं। ये पार्ट 5 में लिखा गया, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से कोर्ट में, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीट्स होंगे, ठीक है, वो कैसे फिल होंगी। ये आर्टिकल 130 में लिखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 130 में। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फाइनल एंड हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा जो कंट्री का हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल है वो कौन सा है, वह सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद आप अपील लेके कहीं और नहीं आ सकते हैं। विच अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड इन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है ना, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से मतलब लाया गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और कहाँ पे इसको बताया गया, आर्टिकल 312 में है, आर्टिकल 312 में। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 26 to 31 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो है नंबर ऑफ जजेस 26 से अब कर दिया गया 31, ठीक है। इसमें 31 में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग इस चीज़ को इंक्रीज़ किया गया। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत अमीर है और वो कोई केस कर देता है कोई पुअर पर्सन पे, तो पुअर पर्सन के पास इतना पैसा तो है नहीं जो कि वो अपना एडवोकेट कर सके, तो मतलब एडवोकेट अपना ला सके ना, तो लॉयर ला सके। इस वजह से उनको गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है कि उनको फ्री लीगल एड दिया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 39A में दिया गया है और इसको किससे ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ऐड किया गया था। आगे हमारा टॉपिक है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर विच आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं और किस आर्टिकल के अंदर। तो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली इनमें मतलब एडवाइस ले आता है वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी, और अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये चीज़ दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो कौन से आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये आर्टिकल 126 में लिखा गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। तो एडहॉक जजेस का जो अपॉइंटमेंट है ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये आर्टिकल 127 में। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहता है, ठीक है, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है कि जज जो हैं वो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम में। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं, ठीक है, वो किस एज में रिटायर करेंगे, 65 ईयर्स, ठीक है, इस एज तक वो सुप्रीम कोर्ट में सर्व करेंगे। हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, वो थे H.J. कानिया, ठीक है, H.J. कानिया। ऑन व्हाट ग्राउंड्स एंड अंडर विच आर्टिकल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव करने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट में पूरा बिल लाया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो कोई भी अगर जज को रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो उसके लिए क्या होना, कौन से बेसिस पे हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर वो मतलब मिसबिहेव करते हैं, ठीक है, या फिर इनकैपेसिटी हो जाता है, अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, अगर उस चीज़ को अगर वो मिसयूज़ करते हैं, ठीक है, उस चीज़ में अगर वो मतलब उसको अगर फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि उनको रिमूव किया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल एंड एक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी कैन बी कैरिड आउट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए वर्ड इम्पीचमेंट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए रिमूवल, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड से प्रेसिडेंट को हटाने के लिए होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस को रिमूव करना है तो उसके लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो कौन से में दिया गया आर्टिकल में, आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में, और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इस चीज़ का दिया गया प्रोविज़न कि कैसे उनको बिल ला के हटाया जा सकता है। द फर्स्ट एंड ओनली केस ऑफ द इम्पीचमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अगेंस्ट विथ सुप्रीम कोर्ट जज। तो आज तक बस एक ही बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, रिमूवल के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, एक बिल स्टार्ट हुआ था पार्लियामेंट में, वो थे जस्टिस वी रामास्वामी, जो कि 1991 से 1993 तक सर्व किए थे।
फ्रॉम वेयर द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं, ठीक है, उनको जो भी सैलरीज जो भी अलाउंसेस मिलते हैं तो वो कहाँ से दिया जाता है, वो दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। हु डिटरमाइंस द सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड पेंशन ऑफ द जजेस। तो जज को कोई भी जज है ना, उनकी सैलरी कितनी होगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, उनको पेंशन कैसे मिलेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें है ना, इसको कौन डिटरमाइन करती है, ये करती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल 125 में लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे में पढ़ना है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर क्रेडिटेड विद इनिशिएशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL है ना, PIL जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन कौन से जज के का क्रेडिट दिया जाता है, कौन कौन से जज को क्रेडिट दिया जाता है इस चीज़ का, तो उसे जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस कृष्णा अय्यर। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड। तो सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज कवर्ड बाय विच जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो इंडियन जुडिशरी के कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर PIL मतलब अगर कोई भी सिटीजन लगा सकता है तो किस जुरिस्डिक्शन में आता है, ये आता है एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रीट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, रीट इशू करने का जो पावर है, ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया, ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। एन ऑर्डर और कमांड इशूड बाय कोर्ट इन राइटिंग अंडर इट्स सील इज नोन एज। तो कोई भी ऑर्डर या फिर कमांड जो कि कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिट, है ना, क्या बोलते हैं, रिट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो हमारी कंट्री में जो रिट्स इशू करने का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कौन से कंट्री से लिया गया, ये लिया गया ब्रिटेन से। इन विच लॉ डज द रिट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो सबसे पहले जो रिट्स है ना, रिट्स का जो ओरिजिन माना जाता है वो कहाँ से, वो माना जाता है रोमन लॉ से। कहाँ से, रोमन लॉ से। फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू इशू व्हाट। तो अगर मतलब किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, ठीक है, उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या करेगी, रिट्स इशू करेगी, ठीक है, और उनको फंडामेंटल राइट्स दिलाएगी। मीन्स फंडामेंटल राइट को जो इन्फोर्स करने का जो काम है, मीन्स हर पर्सन को मतलब फंडामेंटल राइट्स मिले, इस चीज़ को इंश्योर कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है, बाय मतलब इशूइंग रिट्स। Which writ is issued by the court to a person who has detained the other person to produce the body of letter before it। तो कौन सा रिट के अंदर कोई भी पर्सन के खिलाफ मतलब सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है कि कोई अगर अदर पर्सन उनको डिटेन करता है, तो ये हैबिस कॉर्पस के अंदर, ठीक है। विच रिट इज इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, और वो अपना ड्यूटी करने से अगर मतलब रिजेक्ट कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगी, कोर्ट एक मतलब रिट इशू करेगी, और वो कौन सा रिट होगा, वो होगा मैंडेमस। उनको ये बोला जाएगा कि आप मतलब इस चीज़ को परफॉर्म करिए, आपकी ड्यूटी है। विच रिट इज़ इशूड बाय कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम द एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और अर्स यू सरप्राइजिंग अ जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस। तो अगर हाई कोर्ट या फिर कोई भी अगर ट्राइब्यूनल है, ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या होता है, एक तरीके से ये भी कोर्ट्स हैं जो कि मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बनाए गए, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ठीक है, तो अलग अलग मतलब केसेस को जल्दी से सुलझाया जा सके उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर वो कोर्ट है ना अपना जो भी उनका अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, उससे अगर आगे जा कर के वो कोई भी अगर मतलब जजमेंट दे देती है, तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट इशू करती है, वो था प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन। विच रिट इज़ इशूड बाय कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग बिफोर इट विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस। तो अगर कौन सा रिट इशू करती है कि अगर कोई लोअर कोर्ट है ना, जहाँ पे कोई केस काफ़ी पेंडिंग है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर अगर वो जजमेंट दे चुकी है, ठीक है, तो उसको भी मतलब उसको भी वो ओवर पास कर सकती है कि सर्टियोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सर्टियोरी के अकॉर्डिंग। विच रिट इज़ इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिसर बाय अ पर्सन। कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है ना धोखे से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, ठीक है, बाद में जब चेक होता है पता चलता है कि इसके पास वो एलिजिबिलिटी ही नहीं है, तो उसके खिलाफ ताकि वो तुरंत मतलब उस पोस्ट को छोड़ दे, इसके लिए कौन सा रिट इशू होता है, क्यू वारंटो, ठीक है, क्यू वारंटो। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
तो कौन सा आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो एक आर्काइव का काम करेगा। आर्काइव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो संभाल के रखे सारे रिकॉर्ड, सारे जजमेंट को। ये आर्टिकल 129 में लिखा गया है। आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द विच जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के कौन सा जुरिडिक्शन के बारे में लिखा गया है, वह ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। Which article of the Indian Constitution deals with the appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court to in a certain cases। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या जो है ना, वो उसमें पर्सन जो है ना वो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट पे कोई भी डिसीजन आता है, ठीक है, अगर हम उससे खुश नहीं हैं तो हम जाएंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में लिया गया, ये आर्टिकल 132 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि उस अपील को देखना है, ठीक है, कि क्या सच में सही भी है या गलत है, ठीक है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 133 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 133 में क्या लिखा गया है, अपीलिएट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर। सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग जो भी अपीलिएट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो लिखा गया, ठीक है। Which article of the Indian Constitution deals with the appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal cases। वो तो आर्टिकल 133 में क्या है, सिविल केसेस के रिगार्डिंग, और आर्टिकल 134 में है क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग। Which article of the Indian Constitution provides for the Supreme Court having the power to review its own judgment and orders। तो कौन सा आर्टिकल में है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ही पावर्स, अपने ही ऑर्डर को फिर से रिव्यू कर सकती है। मिस्टेक्स होती नहीं है, बट फिर भी अगर कोई चीज़ होता है तो उसको रेक्टिफाई कर सकती है, उसको एक बार फिर से रिव्यू कर सकती है। ये आर्टिकल 137 में लिखा गया है। आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द विच जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 143 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कौन से पावर के बारे में, कौन से जुरिडिक्शन के बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पे एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है। व्हाट चार्जेस डज सुप्रीम कोर्ट बेस्टो अपॉन अ पर्सन for willful disobedience to any judgment, order, writ or other persons of a court or willful breach of an undertaking given to a court। तो अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट या फिर जो भी आदेश दिया गया, अगर वो पर्सन उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, या फिर कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उस केस में कोर्ट जो है उसके लिए क्या जारी करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उस पर केस चल जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या प्रोविज़न है कि उस पर्सन को 6 महीने तक जेल हो सकती है, या तो उनको 2000 रुपये तक का फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। विच फेमस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट दिया, ये केशवानंद भारती केस में 1973 में। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि सुप्रीम को ये पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो आर्टिकल 128 है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर आर्टिकल 134A में सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 135 में जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या उनके पावर्स हैं, अपील अगर कोई पर्सन करता है तो उस केस में। आर्टिकल 137 में है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 138 में इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर जुरिडिक्शन बढ़ाना है, उनको और भी पावर्स देने हैं, तो वो आर्टिकल 138 के अंदर दे सकते हैं। आर्टिकल 139 में है कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टन रिट्स। कौन कौन से रिट्स है ना सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है और कैसे कर सकती है, इस चीज़ के बारे में है। आर्टिकल 139A में है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन केसेस, ठीक है, किसी केस को वो भी हाई कोर्ट को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 140 में एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142 में इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी ETC। फिर आर्टिकल 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह ले सकते हैं, कुछ एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 143 में दिया हुआ है। आर्टिकल 144 में सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 144A में है स्पेशल प्रोविजंस एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ लॉज, ठीक है। 145 में रूल्स ऑफ कोर्ट, जो भी कोर्ट के जो भी रूल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 146 में ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 147 में इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है कि एक टेबल के फॉर्म में कि कौन कौन से रिट्स हैं, ठीक है।
वो कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पे मतलब इशू किया जा सकता है। तो पहला इसमें हैबिस कॉर्पस, ठीक है, इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, ठीक है, टू हैव अ बॉडी ऑफ। इसको कब इशू किया जाता है? यूज्ड अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द इंडिविजुअल। ये किसी स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकता है और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है। इशूड इन केस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय इलीगल डिटेंशन बाय द स्टेट और द इंडिविजुअल। मतलब अगर कोई भी स्टेट, मतलब क्या हुआ कि कोई भी अथॉरिटी अगर किसी भी पर्सन को ऐसे ही मतलब कन्फाइन करके रखती है, मीन्स ऐसे ही जेल में डाल देते हैं, ठीक है, बिना रीज़न बताए हुए, ठीक है, तो उस केस में हैबिस कॉर्पस मतलब जारी किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर डिटेन कर लेता है कोई पर्सन दूसरे को या फिर कोई भी स्टेट भी दूसरे को कर लेता है तो उस केस में क्या जारी होगा? हैबिस कॉर्पस। फिर मैंडेमस। मैंडेमस का क्या मतलब होता है? वीक कमांड, ठीक है, कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंडेमस किसके अगेंस्ट इशू होगा? सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के लिए, ठीक, किसी इंडिविजुअल को ये इशू नहीं होता है। ये कब इशू होगा? रिट इज़ अ फॉर्म ऑफ कमांड टू द पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो इसमें क्या है ना कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, उसको वो अपना ड्यूटी करने के लिए बोलती है, अगर वो रिफ्यूज़ करता है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने से तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जारी करती है मैंडेमस, मीन्स वो कमांड देती है, ठीक है, इसलिए इसका मतलब है क्या? वीक कमांड। फिर प्रोहिबिशन। इट लिटरली मीन्स द फॉरबिड। प्रोहिबिट इसका मतलब क्या होता है? फॉरबिड करना, मना करना, ठीक है। ये कब इशू होता है? इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो ये मतलब हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को इशू करती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है, इस तरीके से। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट नॉन जुडिशियल बॉडीज़। और ये नॉन जुडिशियल बॉडी को नहीं मतलब इशू किया जा सकता है। अब ये कब इशू किया जाएगा? अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अगर लोअर कोर्ट है ना, वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई जजमेंट देती है या फिर जो भी प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के उसको अगर फॉलो नहीं करती है तो उस केस में प्रोहिबिशन रिट को इशू किया जाता है। फिर सर्टियोरी। सर्टियोरी का क्या मतलब होता है? टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। इट इज़ इशूड व्हेन द जजमेंट और ऑर्डर और डायरेक्शन हैज़ बीन गिवन बाय कोर्ट टू क्वेश दैट जजमेंट। इट इज़ नॉट इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज़। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी जजमेंट को ओवर पास करना है, ठीक है, उस जजमेंट को अगर हमें मतलब खारिज कर देना है तो उस केस में क्या होगा? सर्टियोरी रिट इशू किया जाएगा। फिर एक क्यू वारंट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसका लिटरल मीनिंग ये बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसमें क्या है कि इट इज़ इशूड टू कॉल अपॉन द होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस टू शो टू द कोर्ट अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज़ होल्डिंग दैट ऑफिस। मतलब अगर कोई पर्सन किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको ये प्रूफ करना होगा कि वो उस पोस्ट पे किस हक से बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब क्या क्या जो भी उसके लिए एलिजिबिलिटी है उस चीज़ को फुलफिल करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। इट कैन बी इशूड इन केस ऑफ अ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस और परमानेंट करेक्टर। इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ अ मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस। ये गवर्नमेंट ऑफिस के लिए होता है, ये प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वन एंड वेयर द फर्स्ट हाई कोर्ट वेयर सेटअप। तो पहला जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे सेटअप किया गया था? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। कब? 1862 में। मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले ही हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, ठीक है। विच एक्ट ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स और एंड द यूनियन टेरेटरी। कौन से एक्ट में ये दिया गया है कि जो पार्लियामेंट जो है ना वो किसी भी 2 स्टेट्स या फिर एक स्टेट और या एक यूटी का है ना हाई कोर्ट जो है वो कॉमन कर सकती है। मतलब सेम हाई कोर्ट हो सकता है 2 स्टेट या फिर एक स्टेट और एक यूटी का। ये हुआ था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स और यूटीज़ में बी इस्टेब्लिश्ड बाय होम। तो अगर कॉमन हाई कोर्ट अगर करना है, ठीक है, 2 स्टेट या फिर 2 यूटीज़ के बीच में या फिर एक स्टेट और एक यूटी के बीच में, तो वो कौन कर सकते हैं? ये ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोल देगा कि मेरा हाई कोर्ट यहाँ पे होगा, तो ऐसा नहीं, ये करना पड़ेगा पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है। इस पार्लियामेंट के पास बस पावर है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन से हमारे पार्ट में दिया गया है कि हाई कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन होगा, क्या उनका मतलब अधिकार क्षेत्र होगा, ठीक है, और वो कैसे मतलब कोई भी बिल पे कैसे डील करेगी, ये पार्ट 6 में दिया गया है, पार्ट 6 में। और आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 तक। व्हाट नंबर्स ऑफ हाई कोर्ट्स आर फंक्शनिंग इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? अभी हैं टोटल 25 हाई कोर्ट्स। और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती, ठीक है, अमरावती। आगे क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को वहाँ के एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं? तो आर्टिकल 223 में ये प्रोविज़न दिया गया है।
आगे हमारा है नेम एंड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स, उस हाई कोर्ट का नाम है ना, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और वो है अभी कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। उनका क्या क्या जुरिडिक्शन है, मतलब किस किस क्षेत्र तक वो अपना फैसला सुना सकती है। तो पहला इलाहाबाद, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट था 1866 में। ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब किस टेरिटरी के लिए ये फैसला सुना सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये हाई कोर्ट है। और यहाँ पे है कहाँ पे, ये इलाहाबाद, ठीक है। लेकिन इनकी जो बेंच है वो कहाँ पे बैठती है, लखनऊ में। फिर है हैदराबाद, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, ये आंध्र प्रदेश का है और ये हैदराबाद में भी लोकेटेड है। बॉम्बे 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अंदर आती है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है। अब दोनों सेम ही हो गया, दादर एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव दोनों सेम ही हो गया, ठीक है। मतलब इस बॉम्बे हाई कोर्ट में तीनों का फैसला होता है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक। और लेकिन ये हाई कोर्ट है कहाँ, ये मुंबई में है, लेकिन इसके बेंचेस नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में भी है, ठीक है। कलकत्ता इस्टेब्लिश हुआ था 1862 में। इसके अंदर आता है वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड का मतलब ये कॉमन कोर्ट है। उसके बाद ये है अभी कोलकाता में। ये हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कहाँ पे कब हुआ, तो 2000 में, ठीक है। ये है कहाँ पे, किसके लिए, ये किसका हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ का, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ पे, ये बिलासपुर में। फिर दिल्ली हाई कोर्ट जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये किसका हाई कोर्ट है, दिल्ली का, और ये दिल्ली में ही लोकेटेड है। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये किसका कॉमन हाई कोर्ट है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बेंचेस कहाँ का है, गुवाहाटी में लोकेटेड, लेकिन बेंचेस कोहिमा, आइजॉल और ईटानगर में भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेट गुजरात का हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ 1960 में। ये है गुजरात का हाई कोर्ट है और ये है कहाँ पे, अहमदाबाद में। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये लोकेटेड है शिमला में। जम्मू कश्मीर का 1928 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये जम्मू कश्मीर का है, ये जम्मू एंड श्रीनगर में लोकेटेड है। झारखंड, ये तो झारखंड स्टेट बना 2008 में, ठीक है। इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था हाई कोर्ट वो 2000 में इस्टेब्लिश हुआ और ये किसका है, झारखंड का, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, रांची में। फिर कर्नाटका हाई कोर्ट, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1884 में, ये कर्नाटका में ही है, कर्नाटका का है और ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। केरला 1958 में यहाँ का हाई कोर्ट बना और ये किसका कॉमन हाई कोर्ट है, केरला और लक्षद्वीप का, और ये है कहाँ पे, एर्नाकुलम में। कहाँ पे, एर्नाकुलम में। फिर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1956 में, ये मध्य प्रदेश का है और ये है जबलपुर में, लेकिन इसके बेंचेस ग्वालियर और इंदौर दोनों में है। फिर मद्रास हाई कोर्ट, ये इस्टेब्लिश हुआ 1862 में, ये है तमिलनाडु और पुडुचेरी में, और ये लेकिन इसका जो ये लोकेटेड कहाँ पे, ये चेन्नई में। ये दोनों का, तमिलनाडु और पुडुचेरी का कॉमन हाई कोर्ट है। फिर मणिपुर, इसका हाई कोर्ट बना 2013 में और ये है मणिपुर में, और ये है किसका, कहाँ पे, मतलब इम्फाल में, ठीक है। फिर मेघालय हाई कोर्ट, ये इस्टेब्लिश हुआ 2013 में, मेघालय का है और ये लोकेटेड कहाँ पे, शिलोंग में, ठीक है। आगे हमारा उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा का है और ये कटक में इस्टेब्लिश्ड है। पटना का हाई कोर्ट जो 1916 में इस्टेब्लिश हुआ, ये बिहार का है और ये पटना में लोकेटेड है। पंजाब एंड हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है ना, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का, ये 1947 में इस्टेब्लिश हुआ और है यहाँ पे, ये चंडीगढ़ में। फिर राजस्थान हाई कोर्ट जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये जोधपुर में लोकेटेड है, लेकिन इसके बेंचेस जयपुर में भी, ठीक है। सिक्किम हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1975 में, ये है सिक्किम का और लोकेटेड है गंगटोक में। उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो 2000 में इस्टेब्लिश हुआ, ये उत्तराखंड का है और नैनीताल में इस्टेब्लिश्ड है। त्रिपुरा का इस्टेब्लिश हुआ 2013 में, ये त्रिपुरा का है और ये अगरतला में, ठीक है। फिर तेलंगाना का 2019 में, क्योंकि स्टेट 2014 में बना था, ठीक है, 2 जून 2014 को, लेकिन इसका हाई कोर्ट बना 2019 में, ये तेलंगाना का है और ये हैदराबाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करते हैं, तो ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल में ये दिया हुआ कि जो भी जज हैं हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन कौन से कंडीशंस हैं, ये आर्टिकल 217 में दिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो जितने भी जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं, ठीक है, उनका क्या ओथ का अफर्मेशन लेंगे, ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 219 में। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो कितने टाइम तक सर्व कर सकते हैं, अंटिल द अटेनमेंट ऑफ 62 ईयर्स ऑफ द एज।
हु हैज़ द पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकते हैं, वो भी पावर सुप्रीम को, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है, गवर्नर का इसमें कोई पावर नहीं है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो अगर हाई कोर्ट के ऑफिस को अगर रिमूव करना है, ठीक है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में ये चीज़ दिया हुआ है। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो पहला कि अगर वो मिसबिहेव करते हैं ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में इनको रिमूव किया जा सकता है। विच एक्ट रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट नहीं है, रिमूवल होगा, ठीक है। तो अगर जज को मतलब अगर रिमूव करना है तो वो हम कौन से प्रोविज़न से रिमूव करते हैं, तो एक एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, इसके अकॉर्डिंग हम उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, उनकी क्या सैलरी होगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेगा, ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 221 में। द सैलरीज एंड एम्यूलमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर चार्ज फ्रॉम विच फंड। तो जो भी हाई कोर्ट्स के जज हैं उनको जो भी सैलरी मिलेगी, उनको जो भी एम्यूलमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, जो भी अदर अलाउंसेस मिलेंगे, ये कौन से फंड से आएगा, ये आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये स्टेट के नहीं है ना, ये स्टेट के मतलब कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, यूनियन के नहीं, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। कौन से आर्टिकल के तहत किसी एक स्टेट के जज का एक हाई कोर्ट के जज के जो ट्रांसफ़र है वो दूसरे हाई कोर्ट में हो सकता है, तो आर्टिकल 222 में है ना। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में जजेस को एक्स्ट्रा जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो ये आर्टिकल 224 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 224 में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, उनको क्या क्या पावर्स दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। तो जो भी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, तो उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 225। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 226 में। आपको ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है इन केस ऑफ इशूइंग रिट्स, ठीक है। हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है फॉर द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू कर सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे और भी एक्स्ट्रा जो भी आर्टिकल्स रिलेटेड हैं हाई कोर्ट से वो दिया गया है। आर्टिकल 215 में है हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट भी क्या होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, मीन्स यहाँ पे जितने भी जजमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। आर्टिकल 224A में अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 229 में ऑफिसेस एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। फिर आर्टिकल 230 में एक्सटेंशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, मीन्स कौन से यूटीज़ कौन से स्टेट तक इसके जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज़ करना है, इसके अधिकार क्षेत्र को इंक्रीज़ करना है, ये आर्टिकल 230 में लिखा गया है, ठीक है। विच हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैज़ ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। तो कौन कौन से हाई कोर्ट्स के पास कोई भी सिविल रिलेटेड कोई भी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका काफ़ी एक्सटेंड तक उनके पास ज़्यादा पावर है बाकी स्टेट्स के हाई कोर्ट से। तो वह कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स के पास। मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉल्स अंडर विच जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर मतलब स्टेट लेजिस्लेटर या फिर पार्लियामेंट के मेंबर्स का जो इलेक्शन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो अगर वो उस टाइम में जुडिशियल उस चीज़ को अगर सॉल्व करती है तो उनका ये कौन सा जुरिस्डिक्शन है, ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। केसेस रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर्स फॉल अंडर विच टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। तो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी टैक्सेस से रिलेटेड जो भी जुरिस्डिक्शन होंगे, ठीक है, ये कौन से हाई कोर्ट के कौन सा जुरिस्डिक्शन में आएगा, ये भी आएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर द डिफरेंट रेट्स इशूड बाय द हाई कोर्ट्स। तो कौन कौन से रेट्स हैं जो कि हाई कोर्ट्स इशू कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो वो हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सेट्रियोरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंट, ठीक है। आगे हमारा हाउ द रिट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट डिफर्स फ्रॉम रिट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी रिट्स इशू करने का पावर है और हाई कोर्ट्स के पास भी रिट इशू करने का पावर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स ऑल्सो, वह सुप्रीम कोर्ट कांट। मीन्स जो हाई कोर्ट है वो लीगल राइट्स के अगेंस्ट भी रिट्स इशू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ करेंगे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट।
फॉर हुम हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स। तो हाई कोर्ट जो है वो किसके लिए रिट इशू कर सकते हैं, किसी पर्सन के खिलाफ, किसी अथॉरिटी के खिलाफ और किसी गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मैंसनड। तो कौन से आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये आर्टिकल 32 में, ठीक है। In which case the Supreme Court ruled that writ jurisdiction of High Court constitute a part of the basic structure of the Constitution। तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो रिट इशू करने का जो पावर है हाई कोर्ट का, ठीक है, वो एक बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बोला था चंद्र कुमार केस 1997 में। विच टाइप ऑफ जुरिडिक्शन हैज़ अ वाइडर रीच देन ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन से जुरिडिक्शन का जो पावर है ज़्यादा रीच है इन कंपेरिजन टू ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये है अपीलिएट जुरिडिक्शन, इसमें ज़्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। आगे अंडर विच मैटर द हाई कोर्ट हैज़ अपीलिएट जुरिडिक्शन। तो हाई कोर्ट के पास अपीलिएट जुरिडिक्शन कौन कौन से मैटर्स में है, तो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी दोनों मैटर में, सिविल और एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। विच 3 कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव प्रोविज़न ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील्स। तो कौन कौन से मतलब कोर्ट्स में है, हाई कोर्ट्स में, जहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है। मतलब अगर कोई फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट सुनाती है तो वो बॉम्बे उसको रिव्यू कर सकती है, मद्रास पे उसको रिव्यू कर सकती है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास पे हैं। Which year of the Supreme Court ruled that tribunals are subject to writ jurisdiction of High Court? Therefore, a person cannot directly approach the Supreme Court. मीन्स अगर ट्राइब्यूनल्स कोई फैसला सुनाती है, ठीक है, ये जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है, तो उस फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ठीक है। मीन्स ये ट्राइब्यूनल्स भी जो है वो हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं, ठीक है। ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बताया है, ठीक है। द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फॉल अंडर विच जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर मतलब हाई कोर्ट का कौन सा पावर है जो कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना या फिर कोई भी ट्राइब्यूनल्स है उसके फैसले को सरपास कर सकते हैं, ये है सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर। विच जुरिडिक्शन इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो कौन सा ट्रिब्यूनल जो है ना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से बाहर है ना, उसके अंदर नहीं आता है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स या और ट्राइब्यूनल्स। मिलिट्री से रिलेटेड जो भी फैसले होंगे, अगर उसमें भी किसी को अगर कोई कंटेंट नहीं फील करता है तो वो हाई कोर्ट ना जाके डायरेक्टली कहाँ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है अंडर विच पोटेंशियलिटी द हाई कोर्ट कैन रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर और डिसीजन। तो कौन से आर्टिकल या फिर कौन से प्रोविज़न के अंदर हाई कोर्ट जो है वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। अंडर विच 2 आर्टिकल्स कंबाइन ग्रांट्स द पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो कौन से मतलब आर्टिकल के अंदर है ना कि पावर है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकती है हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो हमारे इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में ना सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में लिखा गया है, तो पार्ट 6 में, जो कि आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो अपॉइंट द जजेस एट द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो कौन सा आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि जो जजेस हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, या फिर जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये आर्टिकल 233 में दिया गया है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एक्सप्रेशन द डिस्ट्रिक्ट जज। तो कौन से आर्टिकल में ये ना डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में लिखा गया है, ये आर्टिकल 236 में लिखा गया है। हु इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ के हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर कौन होते हैं, वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। विच इज़ द बिगेस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो सिविल कोर्ट जो किसी भी स्टेट का जो बिगेस्ट सिविल कोर्ट है वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट। विच इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है, सेशन जजेस कोर्ट, क्या, सेशन जजेस कोर्ट। इन विच स्टेट ऑल वुमेंस कोर्ट आर इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2012। तो कौन से स्टेट में है ना ऑल वुमेंस कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया 2012 में, ये मालदा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, मालदा वेस्ट बंगाल में। हु कंट्रोल्स एंड मैनेजेस पोस्टिंग प्रमोशन एंड लीव्स ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है उनके जो भी पोस्टिंग्स है उनके कैसा प्रमोशन होगा, ठीक है, उनको कैसे छुट्टियाँ मिलेगी, ये कौन डिसाइड करेंगे, ये करेंगे हाई कोर्ट, ठीक है।
इन अ डिस्ट्रिक्ट विच कोर्ट होल्ड्स द ओरिजिनल एंड अपीलियट जुरिसडिक्शन इन बोथ क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स। तो कौन सा कोर्ट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिसके पास दोनों है, ओरिजिनल और अपीलियट जुरिसडिक्शन, क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों में, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट में। व्हेन डीलिंग विथ क्रिमिनल केसेस द डिस्ट्रिक्ट जजेस इज नोन एज। तो अगर जिस टाइम में डिस्ट्रिक्ट जज है ना, अगर वो क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं उस टाइम उसको क्या बोला जाता है, सेशन जज, ठीक है, सेशन जज। विच कोर्ट होल्ड्स लिमिटेड जुरिसडिक्शन एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनियरी स्टेक। तो कौन सा कोर्ट है जिसके पास काफ़ी लिमिटेड जुरिसडिक्शन होता है और वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल सिविल केसेस को ही सॉल्व कर सकती है, वह मुंसिफ कोर्ट, ठीक है, मुंसिफ्स कोर्ट। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कोर्ट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले मोबाइल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था सबसे पहले, वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, को क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। द कोर्ट विच इज सेट अप इन द व्हीकल एंड इज इक्विप्ड टू रिसीव कंप्लेंट सिविल एंड क्रिमिनल एप्लीकेशन, इट इज नोन एज। तो उसमें क्या था कि मोबाइल के थ्रू जो भी मोबाइल कोर्ट था उसमें क्या था कि आराम से आप अपना कंप्लेन है ना, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल, उसको आप आराम से उसको दर्ज कर सकते थे ऑनलाइन, ठीक है, ये था मोबाइल कोर्ट में, ऐसा प्रोविज़न था। विच एक्ट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन से एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि हर एक स्टेट में फैमिली कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के तहत। हु एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ लोक अदालत और पीपल्स कोर्ट। तो किसने ये चीज़ बताया कि एक लोक अदालत होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीपल्स कोर्ट। ये जस्टिस PN भागवती जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका ये मतलब उनका ये व्यू था, ठीक है, उनका ही ये मतलब मत था। When and where did the first लोक अदालत held। तो सबसे पहला जो लोक अदालत सबसे पहले किया गया था वो कब हुआ था, 14 मार्च 1982 में, जो कि गुजरात में हेल्ड किया गया था। When was ग्राम न्यायालय एक्ट पास्ड। तो ग्राम न्यायालय एक्ट कब पास किया गया, 2008 में, ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया, 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है, 2 अक्टूबर को ही। क्यों, इस दिन क्या होता है, गांधी जयंती, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग नेशनल लीगल डे। तो हम लोग नेशनल लीगल डे सेलिब्रेट करते हैं, इसका क्या मतलब, मोटो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, ताकि हम इस चीज़ को प्रमोट करें कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से मैकेनिज्म से हम उसको डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द ADR मैकेनिज्म इन इंडिया। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जितने भी मतलब कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो आपस में कोऑपरेटिवली काम करें ताकि वो बेस्ट रिजोल्यूशन पहुंचा सके हर एक पर्सन के पास तक। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन से एक्ट के द्वारा है ना आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार, तो वो हुआ था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में। व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, उसके क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं। तो पहला आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपस में ही मतलब सुलझा लेना उस चीज़ को, ठीक है। फिर रिकॉन्सिलेशन, फिर मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूसिव ऑफ लोक अदालत और नेगोशिएट करके भी इसको हम सुलझा सकते हैं, ठीक है। डिसीजन गिवन बाय विच कोर्ट्स कैन नॉट बी अपील्ड। तो कौन से कोर्ट का डिसीजन जो है उसको हम जाके फर्दर आगे वाले कोर्ट्स में अपील नहीं कर सकते हैं, ये लोक अदालत का है ना डिसीजन, जो वो बोल देंगे वो मानना ही होगा, ठीक है, उसको हम जाके कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। बाय व्हाट अदर नेम लोक अदालत इज ऑल्सो नोन एज। इसका बस इंग्लिश नाम वो क्या है, पीपल्स कोर्ट, ठीक है। लोक मतलब क्या होता है, पीपल, ठीक है, तो पीपल्स कोर्ट। विच लॉ इंट्रोड्यूस द प्रोसीजर ऑफ प्ली बार्गेनिंग अगेंस्ट लोक अदालत। तो कौन से लॉ के अंदर क्या होता है कि ये प्रोसीजर लाएगा कि जो प्ली बार्गेनिंग होगा लोक अदालत के जो भी जजमेंट्स है उसका, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन 2005 इसके अंदर, ठीक है। विच आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंश्रेन द प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। अंडर विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंसेंस द प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो DPSP के कौन से आर्टिकल में ये ADR के बारे में डिस्कस किया गया, ये आर्टिकल 39A में, ठीक है। विच बिल वॉज पास्ड इन 2021 टू आर्बिट्रेरियन प्रोसीजर मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्विक। तो कौन सा बिल लाया गया ताकि जो ADR कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको अच्छे से मतलब सॉल्व किया सके ना, उसमें इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया सके, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और काफ़ी क्विक हो, ठीक है। ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 में इस चीज़ को लाया गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट द आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को ना वो आपस में बात करके सुलझाने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन।
इन विच कोर्ट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज़ लोकेटेड। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ ये आर्बिट्रेशन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये हेग नीदरलैंड्स में, ठीक है। यहीं पे क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहीं पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर में, ठीक है। विच न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रिसेंट पास्ट इन इंडिया। तो कुछ टाइम से पहले क्या हुआ है कि एक मतलब जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ODR, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, ठीक है, कौन कौन से केसेस है, उसमें क्या क्या फैसला सुनाया गया। तो पहला है AK गोपालन केस जो कि 1950 में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट कंटेंटेड दैट देयर वाज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंसिडेंट इन आर्टिकल 13, 19, 21, 22 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। हियर द सुप्रीम कोर्ट टूक अ नैरो व्यू ऑफ आर्टिकल 21। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि अगर किसी भी पर्सन को अगर डिटेन किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में उसका आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 जो है वो वायलेट नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। दिस केस डिल्ट विद द अमेनिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द फर्स्ट अमेंडमेंट्स वैलिडिटी वॉज चैलेंज्ड। The Supreme Court contended that the Parliament's power to amend under Article 368 also include the power to amend the fundamental rights guaranteed in Part 3 of the Constitution. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुना दिया कि जो पार्लियामेंट है ना, वो आर्टिकल 368 के अंदर जो भी पार्लियामेंट का जो पावर है कि वो मतलब फंडामेंटल राइट्स को ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना क्या कर सकती है, वो अमेंड कर सकती है। तो इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी आता है जो कि पार्ट 3 में है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस टाइम में ये जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है हमारा बेरूवारी यूनियन केस जो कि 1960 में हुआ था। दिस केस वॉज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्स पावर टू ट्रांसफ़र द टेरिटरी ऑफ बेरूवेरी टू पाकिस्तान। तो इस केस में क्या था कि जो बेरूबारी है, ठीक है, वो किसको ट्रांसफ़र कर देना है, पाकिस्तान को दे देना है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन आर्टिकल 3 इन डिटेल एंड हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज अंडर दिस आर्टिकल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द नेहरू नून एग्रीमेंट। हैज़ द 9th अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास टू इन्फोर्स द एग्रीमेंट। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उसके अंदर जो बेरूबारी जो प्लेस है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। और क्योंकि ये जो आर्टिकल 3 में जो हमारा जो ये लिखा गया कि क्या हमारी जो बाउंड्री टेरिटरी है वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं, उसके बाद इस चीज़ को इन्फोर्स किया गया और 9th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है। फिर है गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था। The questions in this case were whether amendment is allowed and whether fundamental rights can be amended or not। इसमें क्या था कि केस में ये पूछा गया था कि मतलब इसमें केस इसी के लिए था कि जो अमेंडमेंट जो होता है क्या उससे ये लॉ बनता है या फिर जो फंडामेंटल राइट्स क्या उसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट कंटेंटेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमीनेबल टू द पार्लियामेंट्री रेस्ट्रिक्शन एज स्टेटेड इन आर्टिकल 13 एंड दैट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स इज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वुड बी रिक्वायर्ड। मीन्स इसके अंदर फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का मतलब हुआ कि हमें फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना पड़ेगा तभी वो अमेंड हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मतलब ये अमेंड नहीं हो सकता फंडामेंटल राइट्स केस। उसके बाद है केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था। इसका जजमेंट आया था। दिस जजमेंट डिफाइंड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसी में आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑल्दो नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब ये बताया कि जो भी हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, वो हर चीज़ को अमेंड कर सकती है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। फिर मेनका गांधी केस जो कि 1978 में आया था। अ मेन इशू इन दिस केस वॉज वेदर द राइट टू गो अब्रोड इज अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ अ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ इंक्लूडेड इन द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें क्या था कि इसमें ये पूछा गया था कि अगर कोई पर्सन है ना, वो ये जाता है कि अगर वो कोई भी पर्सन अब्रोड जाता है ना, विदेश जाता है, तो आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, उसका ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ यस ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, उनका वो विदेश जा सकते हैं, ठीक है। फिर मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में हुआ था। दिस केस अगेन स्ट्रेंथेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन। The judgment stuck between two changes made to the Constitution by the 42nd Amendment Act 1976, declaring them to be violated of the basic structure. The judgment makes it clear that Constitution and not the Parliament is supreme. तो इसमें क्या हो बोला गया कि जो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कैसे मतलब अमेंडमेंट मतलब प्रेम्बल को अमेंड कर दिया गया, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। तो फिर जजमेंट ये आया कि हमारा ये जो पार्लियामेंट है, ठीक है, फिर से ऐसे काम को रिपीट नहीं कर सकते, इस तरीके से जजमेंट मतलब अमेंड नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्योंकि है ना हमारे देश में पार्लियामेंट मतलब सुप्रीम नहीं है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। फिर शाह बानो बेगम केस जो कि 1985 में आया था, ये काफ़ी माइलस्टोन केस था मुस्लिम वुमेंस के लिए, वो उनके राइट्स के लिए। द सुप्रीम कोर्ट upheld the right to alimony for a Muslim woman and said that the Code of Criminal Procedure 1973 is applicable to all citizens irrespective of their religion। तो पहले क्या था ना कि लोग मुस्लिम जो फीमेल होती थी, मुस्लिम जो मतलब वुमेन होती थी, उनको एलिमनी नहीं मिलता था, मतलब अगर उनके हस्बैंड छोड़ देते तो उनको मतलब पैसा नहीं मिलता था कि वो कैसे मतलब रहेंगी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो भी कोई भी पर्सन है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिलीजन, ठीक है, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 उसके लिए अप्लीकेबल है। और इसमें क्या हुआ कि मतलब वुमेन को एलिमनी मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने पास किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और डाइवोर्स एक्ट 1986 को, ठीक है। इससे क्या हुआ काफ़ी मतलब ये काफ़ी माइलस्टोन था, ताकि जजमेंट था, जैसे क्या काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस पर, ठीक है। फिर एसआर बोमाई केस, इसमें क्या हुआ था 1994 में आया था। इन दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ट्राइड टू कर्ब द ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन स्टेट्स। तो इसमें ना मतलब पार्लियामेंट पे ये क्वेश्चन किए सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 356 में जो कोई भी पार्लियामेंट है ना जो कि किसी भी स्टेट पे प्रेसिडेंट लॉ लगा सकती है, तो इस पर मतलब ज़बरदस्ती ये तो चीज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हो रहा था इसका, इसके लिए उन्होंने ये चीज़ बोला था, ठीक है। फिर नोटा जजमेंट 2013 में आया था, ठीक है। दिस जजमेंट इंट्रोड्यूस द नोटा नन ऑफ द एबव ऑप्शन फॉर इंडियन वोटर्स। तो पहले क्या था ना, जो भी वोटिंग सिस्टम होता था उसमें किसी ना किसी को आपको वोट डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, नन ऑफ द एबव का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया, ताकि जो है कि वोटर्स मान लीजिए उसको कोई भी पसंद नहीं है, ठीक है, वो कन्फ्यूजन में है, ठीक है, तो वो क्या करे, ये नोटा दबा के चलाएगा, है ना, जो जब वो वोट देने जाएगा, ठीक। फिर निर्भया केस 2014 में जो आया था जजमेंट, इसमें क्या था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एंड डेफिनेशन ऑफ रेप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पिनल कोड 1960 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। मतलब इस केस के अकॉर्डिंग इतने सारे एक्ट्स में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों का जुडिशरी एक साथ मतलब बता दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। कीप लर्निंग।